नालायक बच्चों, वेलकम है आपका। आज पूरा का पूरा कैश फ्लो, पूरा कंप्लीट कैश फ्लो आज वाली क्लास में हम लोग स्टेप वाइज स्टेप सब कुछ याद कर लेंगे। ठीक है, चलो सर हेडिंग डाल दो, कैश फ्लो स्टेटमेंट स्टेप वन। स्टेप वन में क्या करना है आपको? आपको पता होना चाहिए कि कैश फ्लो स्टेटमेंट बनता कैसे है। सबसे पहली चीज है वो होती है बेटा ऑपरेटिंग एक्टिविटी। मैं आज वाली क्लास में सिर्फ प्रैक्टिकल एस्पेक्ट को टच कर रहा हूं। ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में बेटा बहुत सारी चीजें आएंगी, अभी आपको पता चलेगा। लेकिन ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जब बहुत सारी चीजें आ जाएंगी, उसका जब प्लस माइनस होगा तो नीचे क्या आएगा लास्ट में? कैश फ्लो या यूज्ड इन या फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, उसका टोटल लगा के आपको यहां भी लिखना है और अब इस नए कॉलम में भी लिखना होगा। ठीक, क्या बोला? ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर बहुत सारी चीजें आएंगी और उसका फाइनल रिजल्ट आएगा कि उस ऑपरेटिंग एक्टिविटी से आपका कैश फ्लो आ रहा है या कैश यूज्ड आ रहा है। डन, ये हो गई पहली चीज। दूसरी चीज जो आपको अपने कैश फ्लो स्टेटमेंट में डालनी है उसका नाम है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, डन है दोस्त। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में भी बेटा ऐसे बहुत सारे आइटम्स आएंगे, आपको जिनको प्लस माइनस करना होगा और एट द एंड बेटा एक आंसर निकल के आएगा जिसको आप बोलोगे कैश फ्लो या यूज्ड इन या फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। आप उसका टोटल यहां भी लगाओगे और अब बाहर वाले कॉलम में भी लिखोगे। ठीक, अभी तक दो चीजें हो गई सर। तीसरी चीज होती है सर फाइनेंसिंग एक्टिविटी। फाइनेंसिंग एक्टिविटी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में भी ठीक वैसे जैसे आपने ऑपरेटिंग और इन्वेस्टिंग में किया, यहां पे भी आपको बहुत सारी चीजें आएंगी जिनको ऐड या फिर जिनको आपको लेस करना है। उसके बाद यहां पे भी आंसर जो आएगा वो यही कहलाएगा कैश फ्लो या यूज्ड इन या फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, यहां पे भी और यहां पे भी। डन, बोलो समझ में आया? अब आपको थोड़ा सा ज्यादा क्लियर करने के लिए मैं एक चीज और ले लेता हूं। मान लेते हैं कि हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटी का कैश फ्लो आया है, मतलब पॉजिटिव आया है 2000, और ये मान लेते हैं कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से मेरा आंसर नेगेटिव में आ रहा है, तो हम नेगेटिव टर्म को ऐसे ब्रैकेट के अंदर दिखाएंगे बेटा, ये ऐसे 1000 नेगेटिव। फाइनेंसिंग एक्टिविटी में मान लेते हैं कि आंसर आ रहा है पॉजिटिव 2000 का। डन, अब आपको क्या करना है, इस 2000 1000 नेगेटिव और 2000 इन सब को ऐड करना है बेटा। आप मुझे बताओ ये ऐड करके कितना आया? 2 + 2 4, 4 - 1 कितना आया? 3000। मैं यहां पे लिख दूंगा बेटा 3000, और इस 3000 को मैं बोलूंगा अगर आंसर पॉजिटिव है, अगर ये आंसर पॉजिटिव है तो ये बोला जाता है इंक्रीज, लेकिन अगर ये आंसर नेगेटिव होता तो मैं इसको बोलता है डिक्रीज। अब देखो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, मैं यहां पे लिखूंगा नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। बोलो सर, बात समझ में आई? जो 3000 जो मेरा आंसर पॉजिटिव में आ रहा है, मैं इसको बोल रहा हूं नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, और वो पॉजिटिव है इसीलिए वो इंक्रीज वर्ड यूज हुआ है। नेगेटिव होता तो मैं लिखता नेट डिक्रीज इन। डन सर, इतना समझ में आया? हाँ जी, नहीं आया? अच्छा, अगला। अब इसमें ना मुझे बैलेंस शीट में जाना है। अब वापस मैं अपने क्वेश्चन में जाऊंगा और क्वेश्चन में जाके देखूंगा कि मेरे ओपनिंग ईयर में, आई मीन प्रीवियस ईयर में कैश एंड कैश फ्लो कितना था, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। मैं उसको यहां पे ऐड करूंगा, ऐड ओपनिंग, ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। मान लेते हैं वो 2000 रुपए था, तो मैंने यहां पे 2000 ऐड कर दिए बेटा। डन, ध्यान से समझते रहना,
ध्यान से समझोगे तो बहुत सारी चीजें आज की क्लास में खत्म हो जाएंगी बेटा, और सिर्फ क्वेश्चन करने के लिए रह जाएगा सर, सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन करने के लिए। अब इसके बाद क्या होगा, ये जो 2000 और 3000 जब मैं ऐड कर लूंगा तो फाइनली मेरा आंसर आ रहा होगा कितना, 2000 प्लस 3000 कितना आ रहा है, 5000। ये 5000 आपको इस साल करंट ईयर की बैलेंस शीट में कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में ये 5000 दिखना चाहिए। अगर दिख रहा है मतलब आपने क्वेश्चन ठीक किया है। तो कैश फ्लो का एक ऐसा क्वेश्चन है जो एग्जाम में आएगा, आपको पहले ही पता चल जाएगा कि आपको इसमें फुल मार्क्स मिलने वाले हैं। चलो सर, तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा, क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। बोलो सर समझ आया? ये था बेटा आपका स्टेप 1, जिसको हम लोग बोलते हैं बेसिक फॉर्मेट। ये बेटा बेसिक फॉर्मेट सही है सर, मुझे बेसिक फॉर्मेट तो पक्का पक्का समझ में आ गया। बोलो सर बेसिक फॉर्मेट समझ में आया या नहीं आया? हाँ जी सर, पक्का पक्का समझ में आ गया। डन, सही है सर, मैडम सही है? हाँ मैडम कह रही सर ये वाला तो बहुत सही है। अब बेटा देखो स्टेप 2, अब देखो बेटा स्टेप 2, स्टेप 2 क्या है सर? स्टेप 2 क्या है ये देखना। मैंने आपको बोला कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर बहुत सारे आइटम्स आते हैं, है ना? ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर बहुत सारे आइटम आते हैं। अब वो कितने आइटम है, अब हम वो देखेंगे सर स्टेप 2 में। आओ सर, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, स्टेप 2 ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। अच्छा सर, इसका मतलब ये वाला वहां पे बनाना पड़ेगा? यस बेटा, ये वाला आपको वहां पे बनाना पड़ेगा। देखना दोस्त, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, अब ये चीज आपको वहां पे बनानी है। देखना दोस्त, ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी कैसे बनेगी। जैसे मैंने वहां लिखा था वैसे ही मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। फॉर्मेट के अंदर भी आपको ये लिखना होता है बेटा, ठीक है सर, लिख देंगे। बट इसकी शुरुआत पता है किससे होती है बेटा? इसकी शुरुआत हो रही है एक आइटम से, आइटम जिसका नाम होगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। क्या बोला? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। याद रहेगा कि भूल जाओगे मैडम? याद रहेगा? मैडम कह रही मुझे याद है, बहुत बढ़िया बेटा, मुझे आप जैसे बच्चों से ऐसी उम्मीद रहती है कि वो याद कर ले। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। अब क्योंकि आगे जाना है, इसको भी एक्सप्लेन करना है, तो मैंने अभी यहाँ पे, अभी ये यहाँ पे ये कैसे निकलेगा इसके लिए मैंने लिख दिया वर्किंग नोट 1। अभी मैं इसको डिस्कस नहीं कर रहा, बस मैंने लिख के छोड़ दिया वर्किंग नोट 1, कुछ नहीं कर रहा। डन, चलो सर ये हो गया। अब इसके बाद बेटा इसमें आपको ऐड करना है एक चीज और एक चीज लेस करना है। अब वो एक चीज के अंदर बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, लेकिन ऐड क्या करना है? इस नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम में आपको ऐड करना है नॉन ऑपरेटिंग एंड नॉन कैश आइटम्स। डन, लिखो जरा। लेकिन जनरली ये किस नेचर के होते हैं बेटा? ये एक्सपेंसेस नेचर के होते हैं जो हमें ऐड करना होता है। नॉन ऑपरेटिंग एंड नॉन कैश आइटम, एक्सपेंसेस नेचर वाला जो हमें ऐड करना है। लेकिन जो मुझे लेस करना है वो क्या है बेटा? वो भी है नॉन ऑपरेटिंग एंड नॉन कैश आइटम। बट ये किस नेचर का है? ये इनकम के नेचर का है। लिखो दोस्त। डन, तो इसका मतलब नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम में ये आइटम ऐड हो जाएगा और ये वाला आइटम लेस हो जाएगा। तो सर ये ऐड और लेस करके कुछ तो आएगा, हाँ कुछ ना कुछ तो आंसर आएगा। ये जो आंसर आएगा पता है ये क्या बनेगा? ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट
ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज। डन। अब जो सर आपने किया ना, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम में ऐड और लेस किया, उसके बाद जो आंसर आया वो कहलाया ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज। बोलो सर समझ आया? हाँ जी सर, पक्का पक्का समझ में आया। अब अगर समझ में आया तो एक चीज और देखो, अब वापस से इसमें मुझे कुछ ऐड और वापस से इसमें मुझे कुछ लेस करना। अरे सर अभी तो किया, हाँ किया होगा, बट एक बार दोबारा से करना, एक बार दोबारा से करना। अब इसमें क्या ऐड और लेस करना है? इसमें ऐड करना है बेटा इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटी एंड डिक्रीज इन करंट एसेट। अब मैं आपको बताऊंगा कौन सा करंट एसेट हमें लेना है, कौन सा करंट एसेट नहीं लेना। डन। इसीलिए मैंने यहां पे अभी स्टार बना के छोड़ दिया। लेकिन लेस क्या करना है? लेस करना है डिक्रीज इन करंट लाइबिलिटी एंड इंक्रीज इन करंट एसेट। अच्छा अच्छा, पक्का समझ में आ गया। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज में अपने को सर ये ऐड करने बोला आपने और अपने को ये लेस करने के लिए बोला। जब मैं इसके साथ ये कर दूंगा तो फिर से एक नई चीज निकल के आएगी। उसका नाम क्या होगा? उसका नाम क्या होगा? उसका नाम हो जाएगा बेटा कैश जेनरेटेड। कैश जेनरेटेड बिफोर है, कैश जनरेटेड, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन। डन। अब ये आंसर आ गया। अब इसके बाद फिर से, अब इसके बाद बेटा फिर से मुझे इसमें एक चीज और लेस करनी पड़ेगी। वो चीज क्या है? टैक्स पेड। जब मैं फाइनली इसमें टैक्स पेड माइनस कर दूंगा दोस्त, तो पता है देखो स्टेप 1 में आंसर आ रहा था ना, कैश फ्लो या यूज्ड इन फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, वो यहां पे एक्चुअली में निकल के आएगा। वो एक्चुअली में बेटा यहां पे वो निकल के आएगा। कैश फ्लो या यूज्ड इन या फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, जो कि इधर भी जाएगा। बोलो समझ में आया? कहने का मतलब स्टेप 1 के अंदर जो मैं इतनी जगह खा गया था, उस जगह के अंदर आपको ये सारा आइटम फिक्स करना है बेटा। बोलो सर समझ में आया? तो समझ में आया। और जरा काउंटिंग करना, तो कितने लाइंस हो रही हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये 9 की 9 लाइनें आपको याद होनी चाहिए एज इट इज, इसी ऑर्डर में भी याद होनी चाहिए। एग्जाम में ये क्वेश्चन बहुत आसान होता है, बट मार्क्स उसी बच्चे को मिलेगा पूरा का पूरा 6 जो उसको इस ऑर्डर में करेगा बेटा। ठीक, तो अब मैं आपको 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं, आप मुझे ये 9 के 9 स्टेप बिल्कुल ऑर्डर में याद करके सुनाओगे। चलो नालायक बच्चे, बहुत बढ़िया, आपने बहुत बढ़िया सुनाया। अब जरा आगे देखो। अब आप मेरे से पूछो सर ये नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम कैसे आया होगा? पूछो ना सर, ये कहां से लाए हो आप? अच्छा वो मुझसे पूछ रहा है। बेटा देखो मैंने इसके बगल में लिखा था कि वर्किंग नोट बनाना है। हाँ जी बेटा, वर्किंग नोट बनाना है। अब देखो इसके लिए ना हमें वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। ऐसे बनाओ वर्किंग नोट 1। वर्किंग नोट 1 का नाम क्या होगा सर? अरे वर्किंग नोट 1 का नाम क्या होगा? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। बेटा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम के लिए मैं आपको अलग से क्वेश्चन करा दूंगा। ठीक, अभी आप ऐसे देखो वर्किंग नोट में आपको करना क्या है। वर्किंग नोट बनाते समय, वर्किंग नोट बनाते समय आपको बस इतना सा काम करना है मेरे साथ। यहां लिख दोगे बेटा पर्टिकुलर, एग्जाम में अगर टाइम है तब, वरना यहां पे बिना इसको लिखे भी किया जा सकता है। सबसे पहली चीज जो यहां पे आएगी बेटा वो आएगी डिफरेंस ऑफ सरप्लस। सर नहीं समझ में आया। क्वेश्चन में ना सरप्लस के नाम से रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर एक आइटम दिया हुआ रहेगा। क्वेश्चन में रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर सरप्लस के नाम से एक आइटम दिया हुआ रहेगा। तो आइटम को सर करना क्या है बेटा? आपको उस आइटम में से
करंट ईयर वाले आइटम में से प्रीवियस ईयर वाले फिगर को लेस कर देना है, जो आएगा वहां पे लिखना है। नहीं समझ में आया? अरे लास्ट ईयर मतलब 2020-21 में 10,000 था, लेकिन अभी 21-22 में 12,000 हो गया, तो मैं 12,000 से 10,000 को माइनस कर दूंगा। ठीक, अच्छा अब इसको जरा ऐसे समझो। अब मैंने यहाँ पे लगाया बेटा एक स्टार, अब आप इस स्टार को ऐसे समझो बेटा, नोट करना मेरे साथ। अब इस स्टार को बेटा नोट करना और मुझे आंसर बताना बेटा। ये है 2023-24 और ये है बेटा 2022-23। यहां पे बेटा क्वेश्चन में दिया हुआ है सरप्लस, आप बताना वहां पे क्या आएगा। यहां पे दिया हुआ है 12,000, पिछले साल था 10,000, बताओ डिफरेंस ऑफ सरप्लस कितना आएगा? कितना? बहुत बढ़िया, दिल खुश। लेकिन बेटा अगर इसकी जगह 10,000 होता और यहां पे भी 10,000 होता तो डिफरेंस कितना आता? 0। बहुत बढ़िया मैडम, दिल खुश। लेकिन बेटा अगर यहां 8,000 होता और यहां 10,000 होता तब आंसर कितना आता? माइनस का 2,000। गलती बिल्कुल नहीं करना। डन? चलो सर, ये 3 बातें समझ में आई, लेकिन बेटा चौथी बात के लिए अब आपको लगाना पड़ेगा दिमाग, अगर है तो। सर इस साल जो मेरा प्रॉफिट आ रहा है वो आ रहा है 10 साल, आई मीन सरप्लस आ रहा है 10 साल, बट पिछले साल सर ये फिगर 5,000 नेगेटिव में था। बताओ डिफरेंस कितना आएगा? कितना आएगा? कैसे? सर बहुत बढ़िया ना, देखो ना, मैंने करंट ईयर में रखा 10,000 और प्रीवियस ईयर में मैंने -5,000 रखा, माइनस माइनस आपस में ऐड होके प्लस बन गया, तो 10 और 5 15। बहुत बढ़िया बेटा, दिल खुश किया आपने। लास्ट वाला बता दो फिर मैं छोड़ देंगे। इस साल मुझे 5,000 का लॉस आ रहा है बेटा, पिछले साल ये 10,000 का प्रॉफिट था। बताओ डिफरेंस कितना? बताओ डिफरेंस कितना? कितना? आंसर बताओ कितना? -15। पक्का? वेरी गुड बेटा, आंसर आ रहा है माइनस का 15,000। अच्छा एक लास्ट पूछ लूं क्या? लास्ट कह रहा, हाँ लास्ट पूछ लो बेटा। मान लेते हैं बेटा इस साल भी 5,000 का लॉस और पिछले साल भी 5,000 का लॉस, इस साल कितना आएगा? 0। बोलो सर समझ में आया क्या? पक्का पक्का? चलो सर इसको नोट कर लो, ताकि आपके एग्जाम में या क्वेश्चंस में कोई सा भी प्रॉब्लम आए आपको ये आंसर निकालना आना चाहिए बेटा। एक ही क्वेश्चन है, एक दो क्वेश्चन है जिसमें बच्चे इसमें भी गलती कर देते हैं सर, जबकि इसमें गलती होना नहीं चाहिए। आपने सेकंड थर्ड फोर्थ क्लास में ये प्लस माइनस के रूल्स याद किए हुए हैं। डन? अच्छा लग रहा है? कह रहा हाँ सर मुझे बहुत बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। एक केस और करा दूं, अगर मान लें यहाँ पे 10,000 है और यहाँ पे कुछ भी नहीं है, फिर क्या बात है यार सर, ऐसे तो केसेस कभी खत्म ही नहीं होंगे। हाँ बेटा जल्दी से नोट करो। आओ सर अब देखना सर, इसमें ना अपने को 4 आइटम ऐड करने। कितने दीदी? अरे बोलो। 4 आइटम बेटा। आइटम नंबर 1 जिसका नाम है ट्रांसफर टू रिजर्व। ट्रांसफर टू रिजर्व ये कैसे निकलेगा? अरे सर सेम है, आप देख लो कि करंट ईयर में कितना है और प्रीवियस ईयर में कितना था। अगर प्रीवियस ईयर से कुछ बढ़ा है, अगर प्रीवियस ईयर से कुछ बढ़ा है तो इसका मतलब आपने प्रॉफिट से डाला होगा, वापस ऐड कर दे। बेटा ये ऐड करा रहा हूं, याद रखना। चलो सर पक्का समझ में आया। बी क्या ऐड करना है सर? बी में मुझे ऐड करना है बेटा इसमें एंट्रिम डिविडेंड पेड। अब सवाल है सर, जैसे आपने सरप्लस निकलवाया करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर, ट्रांसफर टू रिजर्व निकलवाया करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर, आप मुझे बताओ ये इंटरिम डिविडेंड पेड कैसे निकलेगा? कैसे निकलेगा? हाँ बेटा लिखो इसके नीचे, ये आपको कहां मिलेगा? ये आपको मिलेगा एडिशनल इंफॉर्मेशन में बेटा। एडिशनल इंफॉर्मेशन में ये बात लिखी हुई रहेगी कि इंटरिम डिविडेंड आपने इतना पे किया है बेटा, तो वहां से देख लेना और देख के यहाँ पे लिख देना। ठीक है सर पक्का समझ में आया। सर अब सी देखो, सी सी क्या है सर? प्रपोज्ड डिविडेंड पेड। ओके सर, प्रपोज डिविडेंड पेड।
सर ये प्रपोज डिविडेंड पेड का कोई और नाम है? हाँ बेटा, इसको ना फाइनल डिविडेंड भी बोलते हैं लोग, इसको ये लोग फाइनल डिविडेंड भी बोलते हैं। आपको ये भी ऐड करना है। अब आप मेरे से पूछो ये कहाँ मिलेगा? क्या बात है बेटा, ये भी कहाँ मिलेगा? एडिशनल इंफॉर्मेशन में। लेकिन क्योंकि आप बच्चों के लिए मैं पूरी R&D कर चुका हूं, तो आप ये भी ध्यान देना जब क्वेश्चन में आएगा ना, तो ये एडिशनल इंफॉर्मेशन में सिर्फ और सिर्फ प्रपोज डिविडेंड के लिए ये लोग 2 साल की इंफॉर्मेशन दे देंगे, करंट ईयर वाला भी, प्रीवियस ईयर वाला भी। आपको कौन सा वाला लेना है? आपको लेना होगा बेटा प्रीवियस ईयर वाला। बोलो समझ में आएगा? सर पक्का पक्का समझ में आएगा बेटा। लास्ट आइटम जो आपको ऐड करना है, अब वो देखो बेटा, लास्ट आइटम जो ऐड करना है उसका नाम है डी। क्या कहता है वो? प्रोविजन फॉर, बोलो सर, प्रोविजन फॉर टैक्स। बेटा प्रोविजन फॉर टैक्स ये कहां से लेना है? सर इसको लेने के लिए ना आपके पास 2 ऑप्शन होंगे सर। एक का नाम होगा ऑप्शन 1 और एक का नाम होगा ऑप्शन 2। सर पहले आप बताओ इजी कौन सा वाला? अरे सवाल में जो दिया जाएगा वो करना, इजी और मुश्किल क्या है सर? ऑप्शन इजी और मुश्किल नहीं है सर, इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग काम करेगा। ऑप्शन 1 का मतलब क्या होगा? आपको ना नो कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन नहीं दी होगी, नो एडिशनल इंफॉर्मेशन। उस केस में आपको कौन सा वाला लेना होगा? करंट ईयर वाला उठा के आप यहां पे लिख देना। बोलो समझ में आया? अगर क्वेश्चन में कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन नहीं दी हुई तो करंट ईयर वाला प्रोविजन फॉर टैक्स उठा के यहां पे लिख देना। लेकिन अगर क्वेश्चन में एडिशनल इंफॉर्मेशन दी हुई है तो फिर सर कहां से मिलेगी फिगर? बेटा उसके लिए आपको बनाना पड़ेगा वर्किंग नोट 2। क्या बनाना पड़ेगा सर? वर्किंग नोट 2। चलो सर अभी देखेंगे वर्किंग नोट 2 कैसे बनेगा। पहले आप इतना नोट करो, पहले आप इतना नोट करो। सर कर लिया बेटा। इतना नोट करने के बाद आपका जो फाइनल आंसर आएगा ना, फाइनल आंसर वो क्या कहलाएगा दोस्त? वो कहलाएगा नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। और यहां पे जो भी फिगर आएगी बेटा, यहां पे जो भी फिगर आएगी उस फिगर को बेटा हम लोग यहां पे लिख देंगे बेटा नेट प्रॉफिट बिफोर। अब मैं आपको एक सर्कल बना के ये चीज इस्टेब्लिश कर देता हूं कि यहां वाली जो चीज होगी बेटा, ये चीज वो कहां आ जाएगी सर? वो यहां आ जाएगी, यहां, वो यहां आ जाएगी। इसको मैं एक सर्कल से इस्टेब्लिश कर रहा हूं बेटा। ये देखो ये वाली फिगर यहां से आई है। डन? चलो सर याद रखोगे? हाँ जी सर पक्का पक्का याद रखिए बेटा, पक्का पक्का याद रखना कौन कहां से आया है। बोलो सर हो गया इस्टेब्लिश? नहीं आया समझ? पक्का पक्का समझ में आया सर? पक्का पक्का समझ में आया सर। लेकिन आपने ना अभी बोला कि प्रपोज डिविडेंड के लिए ऑप्शन 2 में वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। यस वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। कैसे बनाना पड़ेगा वो वर्किंग नोट? वो देखो बेटा, वर्किंग नोट 2, वर्किंग नोट 2 क्या दिया हुआ रहेगा, क्या बनाना है? लिखो सर, इसका नाम है प्रोविजन फॉर टैक्स। ये जैसे लेजर बनता है ना, लेजर, ये ठीक वैसे ही बनता है सर। और इसके आइटम बड़े फिक्स हैं सर, इसके आइटम कभी चेंज ही नहीं होते सर। इसके आइटम बेटा कभी चेंज ही नहीं होते। प्रोविजन फॉर टैक्स आपको इंफॉर्मेशन आई मीन एक लेजर दिया हुआ रहेगा बैलेंस शीट में, करंट ईयर का, प्रीवियस ईयर का। आपको क्या करना है? आपको यहां पे लिखना है बाय बैलेंस बीडी। लेकिन यहां पे किसका बैलेंस आएगा सर? ओपनिंग का। अरे ओपनिंग नहीं लिखता हूं नहीं तो कंफ्यूज हो गए। लिखो सर प्रीवियस ईयर का। कौन सा? प्रीवियस ईयर वाला यहां पे लिख देना है। डन? उसके बाद बेटा आपको यहां पे लिखना है टू बैलेंस सीडी। टू बैलेंस सीडी ये कौन सा वाला? अरे बोलो ये कौन सा? ये करंट ईयर वाला। डन? चलो सर नोट करो जल्दी से। अब इसके बाद बेटा हल्का सा ट्विस्ट है, इसके बाद हल्का सा ट्विस्ट है। अब आप क्या करोगे? क्वेश्चन के एडिशनल इंफॉर्मेशन में जाओगे, वहां पे उन्होंने 2 में से कोई एक इंफॉर्मेशन दी होगी। या तो बोला होगा टैक्स पेड या बोला होगा प्रोविजन मेड। 2 में से कोई एक बात बोली होगी। क्या बोला होगा? टैक्स पेड या फिर प्रोविजन मेड। अगर टैक्स पेड बोला है तो आप उसको यहां लिखोगे टू बैंक अकाउंट। मैं लिख देता हूं ताकि आपको याद रहे बेटा, ये होता है पेड।
तो अगर क्वेश्चन में इसकी इंफॉर्मेशन दी हुई है तो बेटा आप इन दोनों को यहां पे ऐड करके उसमें से ये लेस करके बैलेंसिंग फिगर में निकाल लोगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और ये हो जाता है बेटा मेड, ये हो जाता है मेड। लेकिन अगर क्वेश्चन में मेड दिया हुआ है तो बैलेंसिंग फिगर में क्या निकलेगा, पेड। बोलो सर समझ में आया? सर पक्का पक्का समझ में आ गया। अच्छा अब यहां पे हल्का सा लिंक करते हैं, जैसे मैंने इसको लिंक किया था। आप मुझे बताओ ऑप्शन 2 में कौन सी फिगर आ रही है? ये जो ऑप्शन 2 है इसमें कौन सी फिगर आ रही है? कौन सी वाली बेटा? ये वाली फिगर जो है, ये वाली, ये यहां आएगी बेटा, यहां। डन? याद रखोगे कि भूल जाओगे? सर याद रखेंगे कि ये वाली फिगर यहां आएगी। पक्का? ना 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 ना, चलो कम से कम बच्ची को याद तो है। सर ये वाली फिगर, ये वाली फिगर कहाँ आएगी? यहां आएगी। डन? इसको मैंने ऐसे लिंक कर दिया बेटा। डन? याद रखोगे? चलो अच्छा सर, सर उसके बाद ना आपने आज की क्लास में यहां पे भी बोला था टैक्स पेड। ये कौन सा टैक्स पेड है? सर अगर क्वेश्चन में ऑप्शन 1 है तो यहां पे कौन सा वाला आता है? प्रीवियस ईयर वाला। लेकिन अगर ऑप्शन 2 है, प्रीवियस ईयर का ना टैक्स पेड है ना दोस्त, वो यहां पे आता है ना करंट ईयर वाला प्रोविजन में। अगर बेटा ये है तो ये टैक्स पेड ये वाला आएगा बेटा। बोलो याद रखोगे कि भूल जाओगे? अब इसको देखो सर, इसको अच्छे से देख लो बेटा जल्दी से। चलो नालायक बच्चों, आई होप आपको जो मैंने ये करवाया ये समझ में आ गया। ये था बेटा स्टेप 2। डन? स्टेप 2 हल्का सा टेक्निकल है बेटा, ये सब चीजें आपको याद होनी चाहिए। ये याद होएगा तो इजी होगा। मैं फिर भी बोल रहा हूँ ये मुश्किल नहीं है, कैश फ्लो सबसे इजीएस्ट चैप्टर है बेटा। ठीक? चलो सर क्वेश्चन कराऊंगा तो समझ में आएगा। अब आ जाते हैं सर स्टेप 3 में। अब स्टेप 3 में क्या कराने वाले हो? सुनो बेटा, सुनो मेरी बात। आपने यहां पे देखा था ना कि जब हमने ऑपरेटिंग एक्टिविटी में हमने यहां पे सबसे पहले लिखा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम लिखा। हाँ जी सर, टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम लिखा। उसको लिखने के बाद आपने बताया कि सर ये वाला फिगर कैसे कैलकुलेट होता है। मैंने बोला वर्किंग नोट में जाके कैलकुलेट होता है। डन? अच्छा अब इसके बाद बेटा अगली चीज है, इसमें हमें ऐड करना है नॉन ऑपरेटिंग आइटम और नॉन कैश आइटम एक्सपेंसेस वाले। मुझे इसमें लेस करना है बेटा नॉन ऑपरेटिंग एंड नॉन कैश आइटम इनकम वाले। डन? लेकिन इसके अंदर कितनी चीजें आती हैं? इसके अंदर कितनी चीजें आती हैं बेटा? अब वो देख लो सर, है ना? आओ सर देखते हैं सर कौन कितने आइटम होंगे बेटा। लिखो ऐड नॉन, आप मेरे से पूछो तो सही नॉन ऑपरेटिंग आइटम कौन कौन से होते हैं? नॉन ऑपरेटिंग आइटम एंड नॉन कैश आइटम। सर लेकिन जो ऐड करना है वो कौन सा वाला करना है? सिर्फ और सिर्फ एक्सपेंसेस। डन है सर, कर देंगे। और इसके लिए ना मैंने एक शॉर्ट फॉर्म बनाया है DILIP, दिलीप यू। क्या बनाया? दिलीप यू। बेटा उसके बाद मुझे लेस करना है क्या? नॉन ऑपरेटिंग एंड नॉन कैश इनकम। बेटा ये इनकम वाला है। मैंने आपको बताया था कि मेरा एक दोस्त है, दोस्त कौन है? डॉक्टर है। उसका क्या नाम है? डॉक्टर डिग। उसका नाम है डॉक्टर डिग। हाँ हंस रहा है गधा। मेरा एक दोस्त है, दोस्त डॉक्टर है, उसका नाम है, हाँ उसका नाम है डॉक्टर डिग। अच्छा अब सर ये ऊपर वाले की कहानी क्या थी दिलीप की? डॉक्टर डिग मेरे दोस्त ने किससे शादी करी? दिलीप से शादी करी। और ये यू क्या है सर इसमें? जब मैंने उसको देखा तो मेरे मुंह से निकल गया तुम। अब आप समझ गए होंगे क्या कहानी होगी। डन? ये मेरा दोस्त डॉक्टर डिग, इसने शादी किससे करी? दिलीप। और उसको देखते मेरे मुंह से क्या निकला? दिलीप तुम। लेकिन इंग्लिश में उसको क्या बोलते हैं? यू। तो इतनी सी कहानी है। डन? अब इतनी सी कहानी से आपको ये सारी चीजें याद हो जाएंगी।
चलो सर याद करा दो बेटा, आओ बेटा मैं याद करा देता हूं। डी स्टैंड फॉर डेप्रीसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। बोलो सर समझ में आया या नहीं आया सर? डेप्रीसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, बोलो सर समझ में आया या नहीं आया? आई स्टैंड फॉर इंटरेस्ट ऑन बैंक ओडी, डिबेंचर, लोन्स। लेकिन ये लोन कौन सा बेटा, चाहे शॉर्ट टर्म हो या लॉन्ग टर्म हो? बोलो सर समझ में आया? बोलो पक्का पक्का सर। दिलीप का डी स्टैंड फॉर डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन, आई स्टैंड फॉर इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट, डिबेंचर, लोन्स, चाहे शॉर्ट टर्म हो या लॉन्ग टर्म हो। एल स्टैंड फॉर लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट। बट आप याद रखना फिक्स एसेट में मैंने बोला हुआ है इन्वेस्टमेंट भी आता है। दिलीप में डी आई एल हो गया बेटा, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म एस और एल। सर फिर से आया आई, आई स्टैंड फॉर, वेरी गुड बेटा, इंक्रीज इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। पक्का पक्का समझ में आ गया बेटा। पी स्टैंड फॉर, लिख लो सर, ये मैंने बोला प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। क्या बोला? प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस और प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। अभी आ गया यू, यू स्टैंड फॉर, वेरी गुड बेटा, अंडर राइटिंग कमीशन। मैंने आपको बताया था अंडर राइटिंग कमीशन बोले तो सर शेयर जब शॉर्ट सेल होते हैं तब ये बैंक वाले करते हैं सर। अच्छा इसके अलावा शेयर्स इशू एक्सपेंसेस, शेयर्स इशू एक्सपेंसेस, ठीक है, ये सारी चीजें आती है जो फाइनेंस से रिलेटेड खर्चा होता है। सही है सर, पक्का पक्का आपने तो मुझे ये नॉन ऑपरेटिंग आइटम की इनकम वो एक्सपेंसेस वाला लिस्ट याद करा दी। दिलीप यू सर, डी स्टैंड फॉर डेप्रिसिएशन, आई स्टैंड फॉर इंटरेस्ट, एल स्टैंड फॉर लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट, फिर से आई स्टैंड फॉर इंक्रीज इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, फिर आ गया सर पी, पी स्टैंड फॉर प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस या फिर प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। उसके बाद आपने याद करा यू, यू बोले तो अंडरराइटिंग कमीशन। डन सर। सर उसके बाद नॉन ऑपरेटिंग नॉन कैश इनकम भी याद करा दो, डॉक्टर डिग। बेटा इसमें डी कौन है? हाँ सर, डी स्टैंड फॉर डिविडेंड इनकम। सर आर स्टैंड फॉर रेंटल इनकम। ओके सर, ये इनकम है जिनको मुझे वापस एड बैक करना है, सॉरी लेस करना है। सर फिर से डी स्टैंड फॉर, जैसे आपने यहां लिखा था ना इंक्रीज इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, वैसे ये है डिक्रीज इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। अच्छा 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 सर, ये उसका उल्टा है। हाँ जी बेटा, ये उसका उल्टा है, इंक्रीज का डिक्रीज। डन सर। सर उसके बाद आई स्टैंड फॉर इंटरेस्ट इनकम बेटा, इंटरेस्ट इनकम। एंड बेटा लास्ट जी स्टैंड फॉर, जैसे ये था ना बेटा लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट, वैसे ये क्या है? गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट, गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। चलो सर समझ आया? सर अगर समझ आया तो मुझे पक्का पक्का इन 3 स्टेप में पूरा का पूरा कैश फ्लो का बेसिक फॉर्मेट और ऑपरेटिंग के आइटम याद हो गए। सर जल्दी से इसको याद करो, मुझे दे दो बेटा, फिर मैं आगे चल रहा हूं। चलो देखो मैंने भी आपको एक्सप्लेन किया। अब एक बच्चा मेरे से पीछे से कह रहा है सर बहुत कॉम्प्लिकेट हो गया। नहीं हुआ कॉम्प्लिकेट, दोबारा बताता हूँ। यही है बेसिक फॉर्मेट स्टेप 1 जो आपको एग्जाम में जाके बनाना है। डन सर, बना देंगे। लेकिन बेटा इसका जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी है ना वो थोड़ा सा बड़ा है, तो इसके कंटेंट को मैं कहाँ ले गया? स्टेप 2 में ले गया। ये रहा सा स्टेप 2। स्टेप 2 में मैंने आपको बोला कि आपको अपना ऑपरेटिंग एक्टिविटी इन 9 स्टेप्स में बनाने। बेटा ये देखो ना, काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 स्टेप में बनाना है। लेकिन उन 9 स्टेप में जो सबसे पहली चीज मैं लिख रहा हूँ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, उसकी फिगर को निकालने के लिए मुझे वर्किंग नोट बनाना पड़ा। डन। वर्किंग नोट में आके
प्रोविजन फॉर टैक्स के लिए ऑप्शन 2 अगर होता है तो उसके लिए बनाना पड़ा मुझे क्या नाम है, वर्किंग नोट 2। सही है सर, इतना भी याद हुआ सर। उसके बाद इसका जो अगला आइटम है ऐड और लेस वाला, जिसमें मुझे नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स में क्या क्या चीजें आती है, इसके लिए मैंने याद कर लिया आगे स्टेप 3, जहां पे मुझे डॉक्टर डिग की वाइफ दिलीप को देख के मुंह से निकला यू, ये मुझे याद करना और ये मुझे याद हो गया पक्का। चलो सर अब आगे जाते हैं सर स्टेप 4। स्टेप 4 किसका है सर, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी दुनिया की सबसे आसान एक्टिविटीज में से एक है बेटा, ठीक। चलो सर कैसे होगा, लिखो बेटा यहाँ पे, इतनी अच्छी तो कहानी है, डॉक्टर डिग की वाइफ दिलीप नहीं हो सकती है। चलो आगे लिखो सर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इन्वेस्टिंग, और ये कोई कहानी नहीं है, रियल स्टोरी है। हाँ उसका नाम है पूरा दिग्विजय, मैं हम उसको डिग बोलते हैं। नलायक ही रहना जीवन भर, वो तो मैंने कभी आपको बताया नहीं शर्म से कि उसने दिलीप से शादी की है। मैडम मुझे ये आपकी अदा बहुत अच्छी लगती है, छुट्टी हुई है 2 घंटे पहले, 2 घंटे बाद आके पूछे मैथ्स की बुक थी क्या यहाँ पे, इससे 2 चीजें आपने कवर कर ली। 2 घंटे आप ट्यूशन में ही तो थे, कुछ नहीं। बेटा देखो जिसको पास होना है वो पढ़ रहा है। अब मेरी बात समझना, इतना रिजल्ट है फाउंडेशन का, इतना ही तो रिजल्ट है, इतना बच्चा पढ़ रहा है। वाह सही है मैडम, आपकी अदाएं बिल्कुल क्लियर है, एक के बाद एक के बाद एक नहीं है बेटा। चलो सर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी देखना दोस्त, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी बेटा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी बहुत आसान है। हमें क्या करना होता है, मैंने बिजनेस को करने के लिए जिन जिन चीजों में इन्वेस्ट किया हुआ है, अगर मैं उसको खरीदूंगा पैसा आउट होगा, और अगर मैं उन्हीं चीजों को बेच दूंगा तो पैसा इन होगा। पहले क्या करूं, पैसा आउट करूं या पैसा इन करूं, पैसा आउट करूं या इन करूं, पैसा इन करते हैं। तो अगर पैसा इन करने के लिए आपको अपने यहां के एसेट्स को बेचना पड़ेगा। लिखो सर प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, मैंने अपने यहां के फिक्स एसेट्स को बेच दिया और पैसा आ गया सर। मैंने अपने यहां के फिक्स एसेट को बेच दिया और पैसा आ गया सर, डन। लेकिन यहां पे सिर्फ फिक्स एसेट नहीं बिकेगा, और इसके अलावा क्या बिकेगा सर, इन्वेस्टमेंट। लेकिन इन्वेस्टमेंट कौन सा होना चाहिए, ब्रैकेट में लिख लो ताकि याद है, अदर देन करंट इन्वेस्टमेंट। बोलो सर पहली आइटम याद हुई या नहीं हुई, हो गया, इसका मतलब पैसा आया है बेटा। फिर बेटा इसमें मुझे माइनस करना होगा, क्या, परचेजेज ऑफ फिक्स एसेट या इन्वेस्टमेंट। अगर मैंने परचेज कर लिया तो बेटा पैसा चला जाएगा, मैंने अगर परचेज कर लिया तो पैसा चला जाएगा। उसके बाद इसमें पैसा एक बार और आता है, मान लिया अगर मैंने इन्वेस्टमेंट किया है बेटा शेयर्स में, डिबेंचर में, तो शेयर्स और डिबेंचर से क्या आएगा, मुझे डिविडेंड आएगा, इंटरेस्ट आएगा। लेकिन अगर मैंने कोई एसेट खरीद के उसको किराए पे चढ़ा दिया है तो उससे रेंट भी आएगा बेटा, तो वो चीज हम इसमें ऐड कर देंगे। ऐड कर दो बेटा, डिविडेंड कॉमा इंटरेस्ट कॉमा रेंट रिसीव्ड। और बेटा ये खत्म हो गया सर। ये खत्म होते ही नीचे क्या आ जाएगा, वो जो चीज हमने देखो स्टेप 1 में निकाला था सबसे पहले बेटा, क्या निकाला था, कैश फ्लो या यूज्ड इन या फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, वो अब यहां आ जाएगा सर। लिख दो कैश फ्लो या यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, यहां पे भी और बाहर भी। बोलो सर समझ में आ रहा है सर। अब आप जरा जाके देखो अपना बेसिक फॉर्मेट, बेसिक फॉर्मेट में अभी तक आप 2 चीजें कंप्लीट कर चुके हो। क्या सर, एक मैंने ऑपरेटिंग कंप्लीट कर लिया और एक मैंने इन्वेस्टिंग भी कंप्लीट कर लिया, डन। कहां पे जाके, स्टेप 4 में जाके। अच्छा अगर स्टेप 4 में जाके यहां तक पहुंच गए हो तो लास्ट स्टेप है स्टेप 5, वहां जाके हम लोग सीख लेते हैं कि फाइनेंसिंग में क्या क्या आता है। उसके बाद खेल खत्म, कैश फ्लो खत्म, फिर मुझे करने होंगे क्वेश्चन, और अगर मैंने 10 क्वेश्चन मैंने और 15 क्वेश्चन आपने लगा लिया तो हमेशा के लिए पक्का बेटा, ठीक।
चलो सर, आओ सर, लास्ट स्टेप बता दो, आओ जाओ ना, स्टेप 5। स्टेप 5 बेटा, स्टेप 5 में लिखो, स्टेप 5 में लिखो बेटा, फाइनेंसिंग एक्टिविटी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ठीक है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। मैडम ये तो नया है, ये तो पढ़ोगे पक्का? वेरी गुड बेटा। हैं लास्ट टाइम कहाँ पढ़ाया था ये? लास्ट क्लास में ये भी पढ़ा दिया था? ओके, लिखो बेटा फाइनेंसिंग एक्टिविटी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। देखो समझना सर, समझना, आप मेरी बात समझो तो सर, समझ लोगे, सुन लोगे, मजा आ जाएगा। बिजनेस में पैसा, बिजनेस में पैसा 3 तरीके से आता है। ओ इधर देख, बिजनेस में पैसा 3 तरीके से आता है। पहला पैसा सामान को बेचने से आता है। सामान को, मैं मान लिया मैं घड़ियां बेचता हूं, तो मैं घड़ी बेचूंगा, जो पैसा आएगा, ये कौन सी एक्टिविटी हुई? ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ये कौन सी एक्टिविटी? ऑपरेटिंग। भाई मेरा घड़ी बना के बेचने का काम है, ये मेरा ऑपरेशन है, तो ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी से पैसा आया। लेकिन अगर मैं घड़ी खरीद के लाता हूं बेचने के लिए, तो घड़ी खरीदने में पैसा गया, तो घड़ी खरीदने और घड़ी बेचने में जो पैसा जा रहा है, ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। डन। बोले ये वाली बात समझ में आई? हाँ जी सर, पक्का पक्का ये वाली बात समझ में। अगर ये वाली बात समझ में आई, तब अगली बात समझना। सर बिजनेस करने के लिए, घड़ी के बिजनेस को करने के लिए आपको शोरूम लेना पड़ेगा, आपको एसी लगाना पड़ेगा, टेबल लगाना पड़ेगा, चेयर लगाना पड़ेगा। ये सब चीजें मैंने खरीदी है बेचने के लिए नहीं, सिर्फ और सिर्फ फैसिलिटी देने के लिए। लेकिन टाइम के साथ ये सब चीजें डेप्रिशिएट होती है, जब ये पुरानी हो जाती है तो मैं इनको बेचता भी हूँ और नए एसेट्स भी लेके आता हूँ। तो इसका मतलब बिजनेस में एक बार और पैसा आता है पुराने एसेट्स को बेचने से, लेकिन इन्हीं एसेट को खरीदने से पैसा जाता भी है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ये 2 एक्टिविटीज आप कर चुके। अब तीसरी एक्टिविटी है बेटा फाइनेंसिंग एक्टिविटी। अब आप अपने दिमाग को चलाओ और सोचो कि ये कौन सी एक्टिविटी है और इससे पैसा कब आएगा और कब जाएगा। दिमाग लगाओ, दिमाग लगाओ। नहीं लग रहा सर बेटा, कोई बात नहीं बेटा, जो चीज है नहीं वो लगेगी भी नहीं बेटा। ठीक, अब सुनो मैं बता देता हूँ फाइनेंसिंग एक्टिविटी का मतलब क्या होता है। देखो अभी आप लोग ना गरीब हो, आप लोग गाड़ी वाड़ी खरीदने, मकान वकान खरीदने नहीं जाते हो बेटा, इसलिए आपको नहीं पता कि ये सब चीजें बहुत सारे लोग फाइनेंस पे ले लेते हैं। फाइनेंस का मतलब कि कोई और आदमी तुमको पैसा देता है मकान खरीदने के लिए। जैसे बैंक आपको पैसा देता है, तो बैंक आपको आपके मकान खरीदने के लिए फाइनेंस कर रहा है। बहुत सारे लोग अपने लिए 2 व्हीलर 4 व्हीलर भी फाइनेंस करा लेते हैं, लेकिन ये एक डोमेस्टिक चीज हो गई। समझो इसको बिजनेस के मॉडल पे। मुझे बिजनेस करना है, मुझे बिजनेस करना है, लेकिन बिजनेस करने के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, आप लोग बिजनेस स्टडीज की क्लास में पढ़ के आए हो, कैपिटल। सर बिजनेस में क्या चाहिए? कैपिटल। उस पैसों से आप बिजनेस करोगे, वो पैसा जो देगा फाइनेंसिंग एक्टिविटी। लेकिन जो आपको पैसा देगा क्या वो वापस नहीं मांगेगा? मांगेगा। ये भी फाइनेंसिंग एक्टिविटी। मतलब जिसने आपको बिजनेस करने के लिए पैसा दिया और वापस जो पैसा मांग रहा है, उससे पैसा लेना है, उसको पैसा देना, इस फाइनेंसिंग एक्टिविटी। बोले सर आसान है? अच्छा सर, अब ना यहाँ पे देखो स्टेप 4 में मैंने बोला था एसेट को बेचने और एसेट को खरीदने से जो पैसा आता है और जाता है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। लेकिन बेटा एक्सीडेंटली इन एसेट से कई बार हमें इनकम भी हो जाती है। कैसी इनकम? अरे सर आपका पैसा बैंक में पड़ा या आपने किसी जगह इन्वेस्ट किया, उससे इंटरेस्ट आ गया, तो यहां पे देखो बेटा थर्ड में मैंने डिविडेंड, इंटरेस्ट और रेंट को ऐड किया। ठीक वैसे ही फाइनेंसिंग में समझते हैं। सर जिसने आपको बिजनेस करने के लिए पैसा दिया और जो कुछ टाइम बाद वापस पैसा मांगेगा, क्या वो आपको फ्री में पैसा दे रहा है? नहीं सर, वो आपसे क्या लेगा? इंटरेस्ट। वो आपसे लेगा इंटरेस्ट। मतलब सर बिजनेस में हमें इंटरेस्ट मिलता भी है और हम इंटरेस्ट देते भी हैं। डन। चलो सर, पक्का पक्का आपको ना जिस्ट वगैरह सब समझ में आ रहा है, क्वेश्चन करना वो आपके लिए आसान हो जाएगा। आओ सर, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में सबसे पहले बताता हूं कि पैसा आता कहां से। लिखो सर, प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ शेयर्स। अच्छा अब बताओ शेयर कौन कौन से सर? दोनों सर, इक्विटी भी और प्रेफरेंस भी।
पहली बात समझ में आएगी सर, पैसा कहां से आया, शेयर्स से आया, उन्होंने मुझे पैसा दिया। दूसरा, प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ डिबेंचर्स। कई बार हम लोग डिवेंचर इशू करते हैं बेटा, डिवेंचर ना एक लेंडिंग सर्टिफिकेट होता है जहां पे मैंने सामने वाले से उधार लिया हुआ है। अगला, प्रोसीड्स फ्रॉम, और पैसा कहां से आएगा सर, प्रोसीड्स फ्रॉम बैंक लोन। बोलो सर, समझ में आया? सर पैसा इन 3 जगहों से आएगा, आप वो चौथी जगह सोचो जहां से पैसा आ सकता है। बैंक जो आपको बिजनेस करने के लिए पैसा दे। सर मुझे तो नहीं याद आती है चौथी जगह, मुझे तो सर ये 3 जगह याद आ रही है जहां से पैसा आता है। डन? बोलो सर, याद रहेगा? सर पहला कौन सा, शेयर्स से, दूसरा डिबेंचर से, तीसरा बैंक के लोन से। आपको पैसा करने के लिए आएगा बिजनेस, पैसा आएगा आपके पास खुद चल के कि भैया मुझे यूज करो और बिजनेस कर लो। अब एक चीज और बेटा, इसको समझना ध्यान से, बैंक कई बार क्या करती है, आपको ना पैसा नहीं देती है, आपको एक अकाउंट दे देती है, एक अकाउंट दे देती है और कहती है देखो ना इस अकाउंट में ना 25 लाख रुपए पड़े हुए हैं। मैं कहा बढ़िया है। कहता आपको जितना पैसा चाहिए आप निकाल लो, यूज कर लो। अगर मैं उससे पैसा निकाल के यूज करूंगा तो वो क्या होगा, इनफ्लो या आउटफ्लो? बिजनेस के लिए आप उन पैसों को छोड़ो, आप अपने बिजनेस पे बस ध्यान दो। इनफ्लो होगा सर, मैंने उसमें से पैसा निकाल के बिजनेस कर लिया, लेकिन मुझे डर लग रहा है, पता है क्या? क्योंकि उसमें से मैं जितना पैसा निकालूंगा इंटरेस्ट चला जाएगा। तो मैंने क्या किया, थोड़ा सा पैसा निकाल के वापस उसमें जमा कर दिया। ये क्या होगा, इनफ्लो या आउटफ्लो? और ये जो अकाउंट है, ये अकाउंट कौन है? ऐसे अकाउंट का नाम होता है बैंक ओडी। क्या नाम होता है? बैंक ओवरड्राफ्ट। लिखो सर, अगर इंक्रीज है तो ऐड होगा, इंक्रीज इन बैंक ओवरड्राफ्ट। अगर सर इंक्रीज है तो ऐड होगा, क्योंकि सर मैं अपना देख रहा हूं, मेरा तो बढ़ रहा है ना। अगर सर ये डिक्रीज हो रहा है तो लेस कर देना, पैसा चला गया। डिक्रीज इन बैंक ओवरड्राफ्ट। क्या बात है सर, सर पक्का पक्का समझ में आया? पक्का पक्का सर समझ में आया? बोलो सर, पक्का पक्का समझ में आया? हाँ जी सर, पक्का पक्का समझ में आया। बेटा मैं भी आपको बेसिक करा रहा हूँ, ठीक? अब क्वेश्चन के हिसाब से जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो कुछ कुछ क्वेश्चंस में अलग 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 प्रैक्टिकल सिचुएशंस आएंगी, उससे मैं आपको और अपग्रेड कर दूंगा, ठीक? अभी इतना समझ में आया? अच्छा सर, अब इन सब से तो मैंने पैसा ले लिया है और अब मैं इनका पैसा लौटाऊंगा भी। सर जैसे मैंने लिया इशू ऑफ शेयर करके, मैंने डिवेंचर से पैसा लिया, मैंने बैंक से पैसा लिया, अब मैं इन सबको लौटाऊंगा। याद रखना ये सब लोग लौट जाते हैं, बस एक आदमी नहीं लौट सकता। कौन? इक्विटी शेयर्स। प्रेफरेंस शेयर लौट जाता है, कौन नहीं लौटता? इक्विटी शेयर नहीं लौटता, कभी भी नहीं लौटाते, क्योंकि अगर मैं इक्विटी शेयर लौटा दूंगा तो कंपनी बंद हो जाएगी। लेकिन फिर भी कुछ बदमाश इक्विटी शेयर डायरेक्टर्स के साथ मिल जाते हैं और कुछ इक्विटी शेयर्स वालों को लौटा देते हैं। अब देखो कैसे कैसे लौटाते हैं सर, इन चारों जगह सर पैसा आया, अब देखो पैसा लौटेगा कैसे सर। आगे, रिडम्पशन ऑफ, मैं रिडीम कर रहा हूं सर, किसको? प्रेफरेंस शेयर्स को और डिबेंचर को। इन दोनों का रिडम्पशन करने से पैसा वापस चला गया। बोलो सर, समझ में आया? पैसा लेस हो रहा है, देखो पैसा वापस जा रहा है। और इक्विटी शेयर्स के लिए हम लोग क्या करते हैं सर? अच्छा पहले बैंक लोन का लिख लो। बैंक लोन के लिए क्या लिखेंगे बेटा? रीपेमेंट ऑफ बैंक लोन। सर इससे भी पैसा चला गया, और क्या सर, पैसा तो जाएगा ही। बोलो सर, पक्का पक्का समझ में आया? सर पक्का पक्का समझ में आ गया। अच्छा सर, अब आपने बोला कि कभी कभी इक्विटी का भी पैसा लौटाते हैं। हाँ बेटा, पता है उसके लिए कौन सा वर्ड यूज करते हैं? बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर्स। आप इसके लिए रिडम्पशन या रिपेमेंट नहीं लिख सकते, इक्विटी शेयर्स। अच्छा सर, इन सब बातों का ध्यान रखना है। और क्या सर? इन सब बातों का ध्यान रखना है। डन हो गया? सही है सर, ये भी खत्म। लास्ट चीज छोड़ के, लास्ट क्या सर? इक्विटी वाले, प्रेफरेंस वाले क्या आपको यूं ही पैसा दे रहे हैं? नहीं सर, बदले में वो आपसे डिमांड करेंगे। क्या बदले में वो क्या डिमांड करेंगे? कहेंगे मैंने तुम्हें अपना पैसा दिया है, तुम मुझे बदले में क्या दो? डिविडेंड। लिखो सर, लेस डिविडेंड पेड। पक्का पक्का समझ में आ गया सर। डिविडेंड किसको मिलता है सर? शेयर्स वालों को। अच्छा सर, डिवेंचर वाले क्या मांगते हैं?
सर इंटरेस्ट पेड, और सर बैंक लोन वाले भी इंटरेस्ट मांगते हैं। अब सर मुझे पक्का पक्का समझ में आ गया, आपने मुझे पक्का पक्का याद करा दिया बेटा, वो तो खैर मेरा काम था। चलो सर ये भी हो गया खत्म। लेकिन अगर आप चाहते हो कि मैं इसको समराइज करा दूं, तो समराइज में आप इसको ऐसे याद रखो, देखो एक बार में याद हो जाएगा। पहले इसको नोट कर लो, कंप्लीट कर लो। इन सबको मैं यहां पे लेस करके लिख दूंगा क्या, कैश फ्लो या यूज्ड इन स्लैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। अब मैं कंक्लूड करके भी लिखवाता हूं बेटा, पहले आप इसको लिखो। मैं 3 लाइनों में सब कंक्लूड करता हूं, आप देखो 3 लाइनों में सारी चीजें कंक्लूड करता हूं। आपको जितनी बार भी पैसा आया है, मैं उसके लिए एक सेंटेंस लिख सकता हूं क्या, प्रोसीड्स फ्रॉम, पैसा आया किससे, शेयर्स, डिबेंचर, बैंक लोन और ओडी से। ओडी से कब, जब ओडी क्या हुआ, इंक्रीज। बोलो पहली चीज समझ में आई, हाँ जी सर पहली चीज समझ में आई। दूसरी चीज सर, जो दूसरी चीज आपको याद करनी है वो यहां से यहां तक, हम क्या कर रहे हैं सर, रिटर्न कर रहे हैं। रिटर्न किसको, टू शेयर्स को, टू डिबेंचर को, टू बैंक लोन को और टू ओडी। ओडी कब, जब ये डिक्रीज हो। दूसरी चीज लास्ट, सर यहां पे भी क्या, सर ये आया था तो ऐड हुआ था, ये पैसा गया तो लेस, और यहां पे भी गया क्या, डिविडेंड स्लैश इंटरेस्ट पेड, ये कैसा गया। अब जो मैंने आपको इतने सारे आइटम लिखवाए, इसको सिर्फ 3 चीजों से याद रखा जा सकता है। बोले सर पक्का पक्का समझ में आया बेटा, पक्का पक्का। बेसिक फॉर्मेट खत्म। कितने स्टेप्स में बेटा, सर 5 स्टेप्स में पूरा का पूरा कैश फ्लो का फॉर्मेट कंप्लीट करा दिया मैंने। अब कुछ क्वेश्चंस के साथ मैं आपको अपग्रेड करूंगा इसी फॉर्मेट को, ठीक। चलो सर बहुत बढ़िया, अच्छा लगा आप लोगों के साथ। अब